नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हर्ष एजुकेशन में। जैसा कि कल हम लोगों ने कहा था कि कल हम लोग विष्णु प्रभाकर लिखित अष्टावक्र रेखा चित्र को पढ़ेंगे। तो आइए, वादे के अनुसार आज हम शुरू करते हैं विष्णु प्रभाकर लिखित अष्टावक्र पार्ट 1। क्योंकि कल तो हमने विष्णु प्रभाकर जी का परिचय ही दिया था और उनसे संबंधित कुछ बातें की थी। आज हम अष्टावक्र कहानी को पूरी तरह से पढ़ेंगे। खजांचियों की विशाल अट्टालिका को जाने वाले मार्ग पर सौभाग्य से चीर संगी दुर्भाग्य की तरह अनेक छोटी छोटी अंधेरी और बदबूदार कोठरियां बनी हुई थी। तुम पढ़ो, हम एक्सप्लेन करेंगे क्या हुआ इसका मतलब। खजांचियों की, पढ़ो। खजांचियों की विशाल अट्टालिका को जाने वाले मार्ग पर सौभाग्य के चिरसंगी दुर्भाग्य की तरह अनेक छोटी छोटी अंधेरी और बदबूदार कोठरियां बनी हुई थी। क्या है इसका अर्थ, क्या निकलेगा? खजांचियों, कौन वाला? तेज बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हड्डी वाला खजांची, रुपया पैसा, ठीक है। खजांची का मतलब तो रुपया पैसा ही होता है। तो खजांचियों की तरफ जाने वाला जो मार्ग है उस पे क्या कह रहा है? अट्टालिका। अट्टालिका मतलब बड़ा भवन, मतलब कि कई मंजिला इमारतें को अट्टालिका कहा जाता है। मार्ग पर क्या है? सौभाग्य के चिरसंगी। चीर संगी। चीर संगी का मतलब चीर संगी मतलब बहुत दिनों तक साथ रहने वाला। चीरकाल, बहुत समय से। चीर संगी यानी बहुत समय से साथ रहने वाला। तो सौभाग्य के साथ दुर्भाग्य हमेशा जुड़ा रहता है। तो कह रहा है कि सौभाग्य का चीर संगी है दुर्भाग्य। तो सौभाग्य के चीर संगी की तरह दुर्भाग्य की छोटी छोटी अंधेरी और बदबूदार कोठरियां बनी हुई थी। अंधेरी और बदबूदार छोटी छोटी कोठरियां बनी हुई थी। पढ़ो। उन्हीं में से एक में विचित्र व्यक्तित्व रहता था जिसे संस्कृत पढ़ने लिखे लोग अष्टावक्र कहते थे। कह रहा है कि उन्हीं बदबूदार कोठरियों में, उन्हीं गलियों की कोठरियों में एक कोठरी में एक विचित्र व्यक्ति रहता था जिसको संस्कृत पढ़े लिखे लोग अष्टावक्र कहते थे। यानी कि अष्टावक्र कहाँ रहते थे, किस परिवेश में रहते थे, उसी का खाका खींचा है इन्होंने अपने शब्दों से। और देखो क्या उपमा प्रतिमान दिया है। उसके पैर कवि की नायिका की तरह बल खाते थे। उसके पैर कवि की नायिका की तरह बल खाते थे। इसका मतलब वो जो अष्टावक्र है उसका पैर जो है कवि की नायिका। कवि की नायिका यानी कवि क्या करता है, अपनी नायिका को नचाता है। सुंदर दिखाने के लिए भिन्न भिन्न भंगिमाओं का प्रयोग किया जाता है ना लेखन में, कि इस रूप में हमने देखा, हमने इस रूप में देखा। तो वही कह रहा है कि वो जो अष्टावक्र थे उनके पैर जो थे कवि की नायिका की तरह थिरकते थे। थिरकते क्या थे? वो तो अष्टावक्र नाम से ही लग रहा है कि 8 अंगों से वक्र होना, टेढ़ा होना। तो जाहिर सी बात है वो अपने पैरों पे अच्छे से खड़े नहीं हो पा रहे होंगे, जिसको व्यंगात्मक रूप में इन्होंने लिखा है कि कवि के नायिका की तरह उनके पैर थिरकते थे। और उसका शरीर हिंडोले की तरह झूलता था। हिंडोला यानी झूला। उस बोलने में तो हिंडोला वो भी होता है ना, बिना नाप का कुर्ता जो हम लोग चांद के लिए यूज करते हैं। कहा है ना कि माँ मुझे भी एक, क्या कहता है, सिलवा दो चोला। नहीं, हिंडोला मतलब झूला ही होता है। ठीक है, चलो। बोलने में वह साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय लेता। मतलब कि जो हम लोग बातचीत में जो हम लोगों को समय लगता है, सामान्य व्यक्ति को बातचीत में जितना समय लगता है उसको अपनी बात कहने में उससे 3 गुना समय लगता था।
ये अष्टावक्र का रेखा चित्र खींच रहे हैं। मतलब देखो, शब्दों से तुम एक आकृति बना सकती हो। रेखा चित्र का मतलब क्या? सब इस तरह से हो कि आप आराम से एक चित्र बना सके, उससे एक ऐसी रेखाएं खींच सकें। शब्द यानी रेखा। तो उन शब्दों से ही आप वो जो कह रहे हैं अगर सोचोगे तो आपके मन में एक मानस या एक चित्र प्रतिबिंबित होगा कि वो ऐसा दिखता होगा, ऐसा दिख रहा है। उनके एक एक शब्दों से आप, ना होता है कि चित्रकारी कर रही हो तो कोई कहा है कि यहाँ लकीर खींचो, यहाँ लकीर खींचो, आंख बनाओ, नाक बनाओ। उस तरह से रेखा चित्र का जो कथाकार होता है, लेखक होता है, अपने शब्दों से इस तरह की रचना करता है, इस तरह से लिखता है कि आपके सामने पढ़ने के बाद से कोई ना कोई चेहरा, कोई ना कोई बिंब साकार हो उठता है। वर्ण श्याम नयन निरीह। वर्ण श्याम यानी रंग जो है सांवला है। वर्ण श्याम यानी रंग सांवला। आगे नयन निरीह। नयन निरीह। निरीह मतलब नहीं जी, निरीह मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसका कोई आसरा न हो, एकदम कमजोर। तो नयन जो है वो एकदम निरीह है। शरीर एक शाश्वत खाज से पूर्ण। शरीर एक शाश्वत खाज से पूर्ण। खाज मतलब खजूला ना, खजुहट। शाश्वत यानी जो हमेशा साथ रहे, कभी जाने वाला नहीं। कहते हैं ना कि यही शाश्वत सत्य है। तो शाश्वत मतलब कि जो हमेशा चिरस्थायी हो, हमेशा। मुख लंबा। मुंह जो है उनका लंबा है, हाँ ठीक है। और वक्र वस्त्र कीट से चिकटे। वस्त्र जो है वो कीट की तरह। कीट से चिकटे। चिकटे दिखाओ क्या है, नहीं दिख रहा है। वर्ण श्याम नयन निरीह, शरीर एक शाश्वत खाज से पूर्ण, मुख लंबा और वक्र। खाली तुम लंबा पढ़े थे, मुख लंबा भी है और टेढ़ा भी है। वस्त्र जो है वो कीट से चिकटे हैं, मतलब कि कपड़ा उनका एकदम गंदा है। ठीक है, यह था उसका व्यक्तित्व। और उसमें यदि कुछ कमी रह जाती तो उसे सोन के सड़ा के पूरा कर देते। सिनके सड़ा के, सिनके सड़ा के पूरा कर देते। और उसमें कुछ कमी रह जाती तो सिनके सड़ा के पूरा कर देते थे। सिनके सड़ाके का अर्थ होता है बार बार छींक आने की आदत। तो वो जो उनका एक क्या खाका तैयार किए हैं शब्दों से कि श्याम वर्ण, कपड़े काले कलुटे, और क्या कहा है, आंखें निरी। उसी में कह रहा है कि अगर इसके बाद भी कुछ बच जाता था, मुंह टेढ़ा था ही, लंबा था ही, तो जो बार बार छींक आने की उनकी जो आदत थी वो उसे पूरा कर देते थे। इस आखिरी बात के लिए उसकी माँ अक्सर उसकी सलामत किया करती थी। मतलब बार बार छींक आने वाली जो उनकी आदत थी उसके लिए उनकी माँ बार बार उनको लानत मलानत किया करती थी, यानी कि डांटती बोलती रहती थी हमेशा कि तुम नहीं सुधरोगे, तुम चाहो तो ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्यों बार बार छींकते रहते हो। चलो, उसकी माँ, जी हाँ, उसकी माँ ही थी और केवल माँ ही थी। केवल उसको माँ ही थी, पिता का निधन हो चुका था। सुना है कभी बाप भी थे, पर अष्टावक्र उन्हें याद रख सके इतना परिचय होने से पूर्व ही वे चल बसे। कह रहा है कि बाप भी तो थे, किसी की माँ है तो बाप तो होगा ही, लेकिन वो बाप को जब पहचान पाते उससे पहले ही उनके बाप का निधन हो गया था। चलो आगे बढ़ो। तो इन बातों को आज 30 वर्ष बीत गए थे। अच्छा, 30 वर्ष पहले पिता मर चुके थे। हाँ, तब से अकेली माँ ही उसका लालन पालन किया करती आ रही है। यानी कि अष्टावक्र को पिछले 30 सालों से उसकी माँ अकेले पाल रही थी। खंजाचियों के वंश के नौनिहालों की राय में उसकी माँ का स्नेह इतना तीव्र था कि अष्टावक्र की बुद्धि की बार मार दी थी। खजांची मतलब क्या होता है बताए ना, पैसा रुपया का हिसाब किताब रखने वाला, कोषाध्यक्ष कह सकते हो, कैशियर कह सकते हो, ट्रेजरर कह सकते हो।
तो ट्रेजरर के वंश के जो नए बच्चे थे उनका मानना था कि उसकी माँ ने उसको इतना प्यार दुलार दे दिया कि उसकी बुद्धि का जो विकास होना चाहिए था, जो बाढ़ होना चाहिए था, वो सहज रुक गया था। और उसका भोलापन मूर्खता की सीमा रेखा को पार कर गया था। और जो उसको मतलब लोगों को लगता था कि वो बहुत भोला है, तो वो उसका भोलापन एक मूर्खता की सीमा रेखा है ना, कि कितना का आप रहिएगा, किस तरह की बातें कहिएगा तो आपको भोला कहा जाएगा, और क्या उसी में ऐड हो जाएगा तो आपको मूर्ख मान लिया जाएगा। तो वो कह रहा है कि उसकी जो उसका भोलापन जो था, अष्टावक्र का, वो मूर्खता की सीमा को पार कर गया था, यानी कि उसको भोलापन न कह के आप उसको मूर्खता ही कह सकते हैं। यद्यपि असमय से आ जाने वाले बुढ़ापे के कारण उसकी माँ का शरीर प्रायः शिथिल हो चुका था। हाँ, तो 30 साल पहले तो पति मर गया, उसके पहले मान लो कि कुछ दिन पहले शादी हुआ ही होगा, तो कहना है कि 45-50 साल या 55 साल की होगी, तो कोई बुढ़ापा का समय नहीं है 50-55 साल, लेकिन कह रहा है कि गरीबी है, तंगहाली है, पति नहीं है, तो असमय बुढ़ापा आ गया। तो असमय बुढ़ापा की वजह से उसका शरीर भी थोड़ा सा शिथिल। शिथिल पड़ गया था। शिथिल पड़ जाना यानी थोड़ा स्लो हो जाना, मंद पड़ जाना, काम करने की क्षमता जो आप 2 मिनट में कर सकते हो वो दूसरा 3 मिनट में करेगा। वह कुछ लंगड़ा कर भी चलती थी पैर से भी लंगड़ी हो गई थी, हल्का लंगड़ा के चलना पड़ता था। और निरंतर अभावों से जूझते जूझते चिड़चिड़ापन भी उठी। चिड़चिड़ापन भी उसका चिरसंगी बन चुका था। चिर संगी हम बताया ही, अस्थाई संगी, मतलब कि जाहिर सी बात है कि आपको तो एक माने मूर्ख बेटा है जो कई अंगों से टेढ़ा है, उसके बाद से पति नहीं है, आप उसको 30 सालों से पाल रही हो, घर में खाने को नहीं है पूरी तरह से, तो जाहिर सी बात है कि आप चिड़चिड़ा हो जाएंगे। वही कह रहा है कि गरीबी की वजह से, तंगहाली की वजह से चिड़चिड़ी भी हो गई है। पर तो भी बेटे से मुक्ति पाने की बात उसके मन में कभी नहीं उठी। मुक्ति पाना समझ रही हो कि किसे भी मर जाता है और हम इससे छुटकारा पा जाते हैं, तो कह रहा है कि इतना होने के बाद भी कभी भी उसके मन में ये बात नहीं पैदा हुई कि इससे किसी तरह से हमको छुटकारा मिल जाता। वह विधवा थी, इसलिए उसके वस्त्र काले किष्ट ही नहीं थे, फटे हुए भी थे। मतलब विधवा थी तो जो पहनती थी उजला कपड़ा, तो काला कलूटा तो हो ही जाता था, तो खाली काला कलूटा ही नहीं हो जाता था, गरीबियों की वजह से कपड़े भी फटे भी होते थे, जिनमें गरीबी ने पैबंद लगाने के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था। नंदी इतनी गरीब थी कि एक होता है ना कि गरीबी में पैबंद लगा देना, यानी कि आप गरीब हैं तो धीरे धीरे कुछ ऐसा कर गए कि चलो गरीबी से उबर गए, या उसको उसी तरह से ढोर पैबंद समझती हो ना कि नहीं समझती हो? पाबंद मना करना। पैबंद है, पाबंद नहीं है। पैबंद का मतलब है कि पहले का लोगों का जैसे कपड़ा फट जाता था तो वहाँ पे वो लोग दूसरा कपड़ा लगा के अगल बगल से सिलाई कर देते थे, जिसे भोजपुरी की भाषा में लोग चेपी भी कहते हैं। तो वो गरीबी इतनी तीव्र थी, इतने मतलब कि निचले स्तर पे थी कि उसमें पैबंद लगाने की तक की जगह नहीं थी, मतलब कि कभी वो उस गरीबी से उबर नहीं पाई। पैबंद लगा के भी होता ना, फटा हुआ कपड़ा है उसमें पैबंद जोड़ दिए और फिर पहन रहे हैं, शरीर नहीं दिखेगा, तो गरीबी उनकी इस हाल तक भी नहीं छोड़ी थी कि उस गरीबी को कैसे भी चला जाते। मतलब बहुत गरीबी है, यही कहना चाहते हैं। उसके सिर के बाल सदा उलझे रहते थे। सिर के बाल सदा उलझे रहते थे, यानी कि तेल वगैरह लगता है तब ना बाल सीधा रहता है, तो उसकी भी उपलब्धता नहीं थी, वो लोग अपने बालों में लगाने के लिए तेल तक नहीं खरीद पाते थे। कभी कभी खुजाने से तंग आकर जब वह अष्टावक्र को जू दिखाने के लिए बैठाती तो अच्छा खासा मनोरंजक दृश्य बन जाता था। कह रहा है कि जब जू काटते थे बाल में तो जब परेशान हो जाती थी तो कहती थी कि बेटा देख तो अष्टावक्र को, तो अष्टावक्र क्या देखेगा, वो अगर देख भी लेगा तो जू निकालना इतना आसान काम है, उसमें तो तेजी चाहिए होती है ना। तो जब जू निकालने वो बैठता था तो ये लोगों के लिए एक अच्छा खासा मनोरंजक दृश्य बन जाता था। माँ उंगली से स्थान बताकर कहती, यहाँ देख। अष्टावक्र दार्शनिक की सी गंभीरता इधर उधर देखता और जवाब देता, माँ यहाँ तो बाल है तोड़ दूँ। जब वो कहती ना उंगली से रख के कि बेटा देखो यहाँ जू है, तो उस तरह का व्यक्ति क्या देखेगा, वो दार्शनिक की गंभीरता, मतलब लेखक
देखो कैसे कैसे प्रतिमानों का उपमानों का इन्होंने प्रयोग किया है कि दार्शनिक किसी गंभीरता से इधर उधर देखता और कहता कि माँ यहाँ बाल है तोड़ दूँ। बाल देखने के लिए थोड़े कही है, जू देखने के लिए कही है। चलो आगे बढ़ो। तब माँ माथा ठोक लेती और अष्टवक्र महाराज अपने वक्र मुख को और भी वक्र करके या तो कुएं की जगह पर जा बैठते। माथा ठोकना, खींच जाना, गुस्सा हो जाना, अपने भाग्य को दोष देना कि हमको ये क्या मिल गया, क्या करें। तो माथा ठोक लेती है और ये गुस्सा होके, पहले देखी होगी गांव में कुआं वहाँ रहता था तो उसका जगत थोड़ा सा ऊंचा रहता था, तो वही कह रहा है कि गांव के कुएं की जगत पे जाके बैठ जाता था गुस्सा होके। चलो, यह आने जाने वाले लोगों का मुंह ताकने लगता था और वहाँ बैठ के जो भी जाता आता था उसका मुंह देखता रहता था। उस समय उसे देखकर जड़ भरत या मूलक दास की याद आ जाना स्वाभाविक था। उसे देख के जड़ भरत यानी कि ऐसा भरत जो एकदम मूर्तिवत बैठे हुए हों, या मलुक दास पढ़ियो ना, दास मलुका कह कहे सबके दाता राम। कुछ करते नहीं थे, कहते थे कि भगवान को देगा होगा तो दे देंगे। वही उपमा दिए हैं कि या तो जड़ भरत की भांति दिखता था या मलुक दास की तरह दिखता था जब जाके वो। वास्तव में वह उसी अवतार परंपरा का रत्न था। यानी कि मलुक दास और भरत, जड़ भरत वाली परंपरा का रत्न था। रत्न मतलब हीरा जवाहरात, मतलब उसी श्रेणी का व्यक्ति था ये भी। नींद खोलते ही वह पैरों के नीचे लटकाकर और हाथों को गोदी नींद खुलते ही वह पैरों को नीचे लटकाकर और हाथों को गोदी में रखकर कुछ इस प्रकार बैठ जाता जिस प्रकार शिशु जननी के अंक में लेट जाता है। कुछ इस प्रकार बैठ जाता था जैसे शिशु जननी के अंक में। अंक मतलब गोद। छोटा बच्चा जैसे अपनी माँ के गोद में सो जाता है वैसे ही वह उठ के और पैर फैला के और नहीं पैर लटका के और हाथ मुंह गोद में रख के सो जाता था। माँ आकर उसे नित्य कर्म की याद दिलाती और जब कई बार के कहने पर भी वह न उठता तो तंग आकर उसका मुंह ऐसे रगड़ रगड़ कर धोती जैसे कोई अबोध शिशु हो। पहले तो कहती थी कि उठो जाओ नित्य कर्म करो, यानी कि बाथरूम जाओ, मुंह धो, ब्रश करो। फिर भी जब नहीं उठता था तो खुद ही पानी लाके उसका मुंह रगड़ रगड़ के ऐसे धोती थी जैसे छोटे बच्चे का धोया जाता है। इसके बाद उसे कलेव मिलता था। कलेव के कलेवा, जिसमें पराया रात की बची हुई रोटियां कलेवे न है, खोमचे की बची हुई चाट रहती थी। हाँ, कलेव। खोमचा क्या है? दुकान छोटा सा। खोमचा चाट उठ खाने जाती हो तो वो देखती हो ना कि कटोरी देता है जो, तो कोई कोई बांस वगैरह का भी बना होता है, पत्ता वत्ता का बना होता है, वही खोमचा। उसमें दही चाटते थे। तो कलेवा जो मिलता था सुबह सुबह आमतौर पे वो क्या होता था, रात की बस बासी रोटी और खोमचे में बचे हुए छोले। वो चाट बेचता था। चाट बेचता था। हाँ, तो वही जो बच गया उसमें से उसी का छोला दे देते। जी हाँ, वह खोमचा लगाता था। अक्सर कचालू की चाट, मूंग की दाल की पकौड़ियाँ, दही के आलू और पानी के बताशे, पानी के बतासे, गोलगप्पा, पानी पूरी, इन सबको एक काले से लोहे की थाल में सजाकर वह बेचा करता था। यानी कि वह अष्टावक्र ठेला खोमचा लगाता था, यही ना, और उसमें पानी पूरी वगैरह बेचता था। उसके पास थाल रखने के लिए एक मूढ़ी और मक्खी उड़ाने के लिए छड़ी भी रहती थी। तो पहले खोमचा कैसे लगता था? ये बांस वाला ही है ना जो हम बताए। देखियो अभी आता है लोग कोई कोई
चिनिया बादाम बेचने, या हम्म, क्या बोलते हैं वो, आंवले का मुरब्बा रब्बा बेचने आता है लोग, या नमकीन लेके, या चनाचूर गरम वगैरह। तो देखना एक बांस का बना होता है, कमाची का। वो कैसे तो दोनों तरफ हाँ हाँ, दोनों तरफ कहीं पे खड़ा कर देगा, उस पे रख दिया। तो वही कह रहा है कि उसके पास एक थाल रखने के लिए खोमचा था, उसी की बात कर रहे हैं। चलो, स्टैंड है, आमतौर से आज के लिए स्टैंड है, और ऐसा हल्का स्टैंड जिसको आप कहीं भी कैरी कर सकें। मुड़ी को वह बगल में दबाता, थाल को बाएं हाथ पे रखता और छड़ी को दाहिने हाथ में लेता और फिर गली गली पुकारता फिरता, चाट लो चाट, आलू की चाट, पानी के बताशे। यह बात नहीं है कि उसकी चाट नहीं खरीदता था। यह बात नहीं है कि कोई उसकी चाट नहीं खरीदता था। तब ठीक है, मतलब कि वह उसका रेखा चित्र के माध्यम से बता रहे हैं कि वह कैसे क्या करता था, चाट लेके कैसे घूमा करता था, और गली कोमचे में जाके कहता था चाट ले लो, चाट ले लो, पानी पूरी खा लो। हाँ, विपरीत, जब देखो तब उसके आसपास एक भीड़ लगी ही रहती थी। इसके अलावा उसके पास हमेशा भीड़ भी लगी रहती थी। बच्चा ही नहीं, किशोर और कुमार तक उसके रूप, स्वर और वाणी के प्रेमी थे। यहाँ तो 3 शब्द है, क्या समझ रही हो? क्या क्या पढ़ो? उसके रूप, किशोर, कुमार और बच्चे। बच्चा और किशोर 14 से 24, 25 साल वाला, और 25 साल से ऊपर वाला कुमार। चलो, ठीक समय पर वे 1000 काम छोड़ के दौड़े आते। समय पर जब ये आता था ठेला खोमचा लेके, तो बच्चे दौड़ के चले और आते। उसके स्वर में भीतरी बदल हंसकर, उसके स्वर में भीतर नहीं, उसके स्वर मिलाकर पुकार उठते हैं। उसके स्वर में स्वर मिलाकर वो भी कहते पकौड़ी बतासे ले लो, उल्लू की चाट ले, उल्लू की चाट। हाँ। सब उसका व्यंग करते। फिर होठों के भीतर हंसकर वे उसे एक पैसा देते हैं और 4 पत्ते चाट कर उठाते हैं। 4 पत्ते उठाते और 1 पैसा देते। माँ उसे समझा कर वे स्थिति देख बेटा, पैसे के 4 बतासे देना, 4 पकौड़ी देना और 4 चम्मच आलू देना। मतलब माँ सिखा के बेचती थी कि कैसे बेचना है, 1 पैसे में क्या क्या मिलेगा। 4 गो बतासा, 4 गो। यदि वह अपने ग्राहकों को 4 पत्ते दे देता था तो हमारे उदार कानून की दृष्टि में वह कोई संगीन अपराध नहीं करता था। 4 की संख्या उसकी स्मृति पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित हो गई थी। मतलब कि उसके दिमाग में ऐसे 4 बैठा हुआ था जिसको मिटाया नहीं जा सकता था। ठीक है, उस माँ बार बार रटा दी थी, तो हर चीज में 4 उसको याद था। तो कह रही है कि यही मतलब व्यंग्यात्मक शब्द है कि हमारे उदार की कि संविधान में ऐसा नहीं है कि वो 4 दे देता था तो बहुत पाप करता था।